नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत आप तक। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो विरोधी पार्टी जो है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी जो है, उसके घर में मातम का जैसा माहौल पैदा हो गया होगा। निश्चित रूप से जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो आपके कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर लालू प्रसाद यादव के आरजेडी हो, ये सारी की सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं जो विरोधी खेमे में जमी हुई हैं, इनका फोकस जो था वो सारा का सारा फोकस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर है। क्योंकि आपको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, या ये कहें कि एनडीए की जो सरकार है, बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, बाकी आप देखोगे तो गठबंधन की सरकार है। और इस वजह से इनको ये लगता है कि चंद्रबाबू नायडू 17 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए की, और उसके बाद में नीतीश कुमार, ये दोनों अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे तो सरकार कहीं ना कहीं गिर जाएगी। अब जून में जब से प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, उसके बाद में कहीं भी किसी भी एंगल से आप ये नहीं कह सकते कि सरकार में जो सहयोगी हैं उनका और नरेंद्र मोदी के तालमेल में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है। सरकार में पहले में आज में कोई फर्क नहीं आया, वो इन हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं, वही फास्ट। अब थोड़ा सा जो बदलाव आया है वो यह है कि सलाह और मशवरा थोड़ा सा बढ़ गया। यानी पहले जो काम सिर्फ 2-4 आदमी लेते थे, अब उनका दायरा थोड़ा सा बढ़ गया है। जैसे आप देख रहे हो, अभी जो वक्फ बोर्ड का जो मामला था वो जेपीसी को सौंपना पड़ा, तो ये एक कार्य प्रणाली जो है, इसमें थोड़ा सा जो बदलाव है वो ये है, सलाह और मशवरा का जो मामला है वो थोड़ा सा उनका दायरा बढ़ गया है। वरना प्रधानमंत्री की ना बॉडी लैंग्वेज बदली है, ना उनका काम करने का तरीका बदला है, ना उनका निर्णय लेने की क्षमता कम हुई है। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। पिछले कुछ दिनों से, पिछले 3 महीने के आसपास जो सरकार चली है, उससे कहीं भी ये नहीं लग रहा कि जो 293 सीटें हैं वो गठबंधन की हैं। वो ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की ही हैं। ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कहीं ना कहीं सरकार को और देश को ये भरोसा दिलाया है कि हम जिनके साथ हैं उनका 5 साल तक साथ निभाएंगे और मजबूती से सरकार हमारी काम कर रही है। अब जो मैं ये बात कह रहा हूं कि विरोधी जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनके जो अरमान थे, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, वो सारी की सारी पानी में मिल गई। अभी आप देखोगे कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि हर मंदिर को 10 लाख रुपए राज्य सरकार प्रदान करेगी, अनुदान देगी। यानी कि जितने भी मंदिर आंध्र प्रदेश में हैं, उन सभी मंदिरों को राज्य सरकार 10 लाख रुपए प्रोवाइड करवाएगी, उनके रखरखाव के लिए, उनका जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रुपए देगी। वो यही नहीं रुके, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पुजारी हैं उनको 15,000 रुपए महीने का वेतन भी देंगे। जितने पुजारी हैं, एक मंदिर में हो सकता है ज्यादा पुजारी हो, बहुत सारे पुजारी हो, उनको सबको 15,000 रुपए महीने का वेतन भी मिलेगा। एक तो पहले ही उनके दिमाग खराब कर दिया कांग्रेसियों का, ऊपर से लेकर के ये 15,000 पुजारियों का। अब यही तक नहीं रुके, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो मंदिरों में नाई जो काम करते हैं, यानी कि बहुत सारे मंदिरों में देख रहे हो कि आप जहां जात जड़ूले लगते हैं, जहां उनके बाल जो हैं वो अर्पण किए जाते हैं, उन मंदिरों में जो नाई रहते हैं, उन नाइयों को भी 25,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। न्यूनतम वेतन है ये, कम से कम 25,000 रुपए का वेतन उनको दिया जाएगा। चौथा, वेद विद्या और पुराण की जो पढ़ाई कर रहे हैं युवक, जो बेरोजगार हैं, उनको 3,000 रुपए महीने का वेतन भत्ता। यानी कि आप बेरोजगारी भत्ता कहो या उनको अनुदान, मैं तो ये कहूंगा मानदेय उनको दिया जाएगा जो वेद और पुराणों की पढ़ाई कर रहा है। प्रबंधन में जो काम होगा, मंदिर की जो कमेटी बनेगी, या मंदिर में जो पुजारी हैं, या व्यवस्था में जो लगे हुए लोग, जैसे आपको पता है मंदिर में बहुत सारे काम होते हैं। सफाई का काम है, भगवान की पूजा आरती का काम है, उनको श्रृंगार चढ़वाने का काम है, बहुत सारे काम होते हैं जो मंदिरों में बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है। उन मंदिरों में अब सिर्फ हिंदू और सनातनी लोग ही काम करेंगे। अब मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूं,
ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे, आपको पता है जो मुख्यमंत्री थे रेड्डी साहब, जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों में, विशेष रूप से देश के सबसे बड़े मंदिरों में से शुमार होने वाले तिरुपति बालाजी मंदिर में भी कई ईसाइयों को और मुसलमानों को नौकरी दी गई, उनको प्रबंधन में रखा गया। और विशेष रूप से उनका जो सरकार का जो काम रहा वो ये रहा कि आंध्र प्रदेश में ईसाईकरण करने का प्रबल उन पर फोकस किया गया, यानी कि वो उस पूरे प्रदेश में ईसाईकरण के लिए जोर से ये कहूंगा कि डीएम लेवल के जो अधिकारी हैं उन तक को मौखिक आदेश दिया गया था ईसाईकरण करने का। और वहां जो पादरी थे या और कोई थे, क्रिश्चियन वगैरह जो थे, वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने का काम निसंकोच और बेखौफ होकर के वो कर रहे थे। जगनमोहन रेड्डी ने जो काम किया था उसको सुधारने का काम यहां चंद्रबाबू नायडू ने किया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर में अब जो प्रबंधन में होंगे, जिनको नौकरी दी जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और सनातन के लोग ही वहां काम करेंगे। अब आप देख रहे हो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी व्यवस्थाएं वही व्यवस्थाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है, हिंदुत्व और सनातन को प्रमोट करने का, अपनी संस्कृति और सभ्यता को प्रमोट करने का, अपने देश के कल्चर को प्रमोट करने का। यह सारा का सारा काम भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हिंदू राष्ट्रवाद या यूं कहूं कि हिंदुत्व के ऊपर जो मुद्दा है, वो अपना हिंदुत्व का एजेंडा है, उनका मूल मंत्र है, उस पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही थी। और उसी एजेंडे को कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी उनके सपोर्ट में खड़े होकर के शुरू कर दिया। तो अब बात यह आती है कि जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि भारतीय जनता पार्टी जब भी हिंदुत्व और हिंदूवादी संगठनों के या हिंदूवादी जो विचारधारा है उसको प्रमोट करेगी, उसके पक्ष में अपने फैसले लेगी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो उनका विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं उनका जो गठबंधन है उसमें दरार गिरेगी। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे ही सरकार से अपने समर्थन की वापसी की घोषणा करेंगे, सरकार गिर जाएगी और उनको हम अपनी ओर खींचने का पूरा प्रयास वो कर भी रहे हैं और करेंगे। वो उनकी सारी की सारी जो उम्मीदें थी, जो उनका सपन था, जो उनके अरमान थे, वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संदेश उनको दिया गया है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कि आप इस भय में मत रहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी निर्णय के खिलाफ जाएंगे। और आपने देखा बहुत सारा एक माहौल बनाया गया था, शपथ ग्रहण समारोह हो गया और उसके बाद पहला तो चला आपका ये मुद्दा कि भाई नीतीश कुमार जी को फाइनेंस मिनिस्टर देंगे, उनको फलाना डिपार्टमेंट देंगे, उनको ये देंगे। ऐसी अफवाहें चली कि जो मेन जो डिपार्टमेंट हैं, विभाग जो हैं, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दे दिए जाएंगे, क्योंकि ये उनके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हमें इस तरह के डिपार्टमेंट चाहिए कि जो ईडी और सीबीआई का हम कंट्रोल कर सकें। क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने जो लिस्ट फाइनल की, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने जयंत पर भी यही कई तरह की टिप्पणी की और जयंत भी चुपचाप जो निर्णय हुआ वो पार्टी के साथ रहे। आप देखेंगे कि सरकार के साथ रहे, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। फिर मुद्दा आया लोकसभा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव। लोकसभा अध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा था तो कहीं ना कहीं फिर एक हवा उठी कि ये चंद्रबाबू नायडू को दिया जाएगा। नीतीश कुमार जो कहीं ना कहीं अभी सरकार में मेन घटक दल हैं, वो ये मांग कर सकते हैं कि हमें लोकसभा के अध्यक्ष का पद दिया जाए, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी पार्टी या कोई भी पार्टी के सदस्य नाराज होकर के टूट करके किसी दूसरी पार्टी को समर्थन करते हैं या वो किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
तो उनको ये डर कहीं ना कहीं बैठा है उनके दिमाग में, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ये मैसेज उनके द्वारा दिया गया, चाहे वो आपका कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या लालू प्रसाद की पार्टी हो। उन्होंने ये संदेश दिया कि अब बीजेपी आपके जो चुने हुए सांसद हैं उनको तोड़ने का काम कर सकती है। और ऐसी स्थिति हुई अगर नीतीश कुमार सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और उनके सदस्यों ने विद्रोह कर दिया, पार्टी से बगावत कर दी और बीजेपी से जा मिले, तो उस समय का जो काम है वो लोकसभा अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होता है कि वो उनकी सदस्यता को निरस्त करे, कि उनकी सदस्यता को रखे, उनकी पार्टी के सिंबल को, मतलब ये सारा मामला लोकसभा स्पीकर के पास विचाराधीन होता है, वो उस पर निर्णय लेता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो भी वो ये बोलेंगे कि ये सारा मामला कहीं ना कहीं लोकसभा अध्यक्ष जो है उन पर निर्भर करता है। तो ये डिमांड रखी गई। हुआ क्या, बीजेपी के एक जो सांसद हैं जो पहले भी लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, ओम बिरला जी, उनको फिर से लोकसभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से बना दिया गया। हालांकि विपक्ष ने उस पर विरोध किया और कैंडिडेट भी उतारा, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा था। उनको पता था कि हम जो आदिवासी दलित जो पुकार लगा रहे थे कि हम दलित और आदिवासी को प्रत्याशी बनाएंगे, वो सुरेश जी को अगर उनको इतना ही प्यार था तो नेता प्रतिपक्ष जो था वो एक सुरक्षित सीट थी, उन पे कोई चुनाव नहीं होता है, वो राहुल गांधी क्यों लेके बैठ गए? सबसे अनुभवी जो व्यक्ति है सुरेश जी, उनको दे देते हो। लेकिन ये कांग्रेस का चेहरा है कि जहां पर सुरक्षित सीट होगी, जहां पर निश्चित रूप से जीत होगी, वहां राहुल गांधी या गांधी परिवार का विश्वसनीय और गांधी जहां टाइटल होगा वो वहां खुद फंसेंगे। और जहां हारना निश्चित है, चाहे वो मीरा कुमार हो, सुरेश हो या कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, जहां पर हारना तय है वहां पर वो दलित और आदिवासी को चिपका देते हैं। वो भी मामला इनका ठंडा हो गया। अब ये मामला था कि भारतीय जनता पार्टी जब जब भी हिंदुत्व का अपना कोर एजेंडे पे आगे बढ़ेगी, नीतीश कुमार और विशेष रूप से चंद्रबाबू नायडू इसका विरोध करेंगे और इनका जो गठबंधन है मतभेद होगा और सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन अब मैं आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री जो हैं आंध्र प्रदेश के, भारी बहुमत से जीत कर आए हैं, वहां भी एनडीए की सरकार है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जो है, तेलुगु देशम पार्टी, उनको स्पष्ट बहुमत है, लेकिन फिर भी वहां मैं ये कहूंगा एनडीए की सरकार है। और उस एनडीए की सरकार ने इतना भयंकर निर्णय लिया है, जो आपको मैंने बताया, पुजारियों को 15,000 रुपए वेतन हो, आंध्र प्रदेश के हर मंदिर को 10 लाख रुपए हो, और वेद और प्राणों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को 3,000 मानदेय हो, मंदिर में जो काम करने वाले लोग हैं वो प्रबंधन कमेटी में जो हैं वो सनातनी होंगे, वहां पर जो नाई काम करते हैं वो उनको 25,000 रुपए वेतन देना हो। ये सारे के सारे काम वही तो हैं जो भारतीय जनता पार्टी उठाती है। कुछ लोगों का मुद्दा होता है कि सरकार अगर मंदिरों में से सरकार अपना दखल जो है हटा ले तो उनको वेतन भत्ते देने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे मंदिर, इतने ज्यादा बड़े मंदिर हैं हिंदुस्तान में जहां पर लाखों करोड़ों रुपए वहां पर चढ़ावा आता है, चंदा आता है, चढ़ावा आता है, लोग वहां श्रद्धा से चढ़ाते हैं। तो इतना पैसा होने के बाद उनको ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए सरकार की तरफ देखना ही ना पड़े। लेकिन सरकार अपना जो ये कहूंगा कि देवस्थान विभाग जो है वहां पर जाकर के कुंडली मार के बैठ जाता है और वो पैसा सारा का सारा सरकार के पास चला जाता है। और सरकार उस प्रबंधन में वो पैसा नहीं लगाती। तीज त्योहार में जो काम होता है उन पे पैसा वो खर्च नहीं करती। जो पैसा खर्च होता है मंदिरों पे, उन पैसों में से जो वहां से चढ़ावा लेके गए हैं उनमें से मस्जिदों में भी खर्चा होता है और वहां के जो आपके गुरुद्वारे पे भी खर्च होता है और वो जो ईसाइयों की चर्च है उन पे भी खर्च होता है। वो सारा का सारा पैसा तो मंदिरों से जाता है। मेरा मानना यह है कि अगर मंदिरों में भी सरकार अपना दखल देती है तो समझ, और जो धर्म है, चाहे वो आपका मस्जिद हो, चाहे आपके गुरुद्वारा हो, चाहे आपके चर्चे हो, कोई भी हो, सब पे मंदिर अपना ट्रस्ट बनाए और वहां बैठ जाए, सबका पैसा लगाए, सब में डिस्ट्रीब्यूट करे। जिसका जितना, राहुल गांधी का जो नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन राहुल गांधी जी वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि मामला मंदिर का है।
मामला सलांतर से जुड़ा हुआ है, मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। एक बेटी को आप देख रहे हो, बेटी को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर्स और वहां के आम लोग जो हैं सड़कों पे हैं पश्चिम बंगाल में, वो उनका मतलब एक एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा कि कम से कम उनका एक सांत्वना तो दे दें उस बहन को, उस बेटी को, उसके माँ बाप को कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन एक अफवाह फैलाई जा रही है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सरकार ये सारा काम कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है कि वहां सरकार जिस तरह से काम किया है, वहां पर दबाने का काम किया है, गवाहों को दबाने का काम किया है, सबूतों को मिटाने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो वहां के प्रिंसिपल साहब है उनकी मेन भूमिका है और सीबीआई जांच कर रही है, जल्दी उनकी सारी परतें खुल जाएंगी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जब से चंद्रबाबू नायडू ने ये सारी घोषणाएं की हैं, तब से विपक्षी लोग सन्नाटे में हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को छोड़ने वाले हैं या बीजेपी को सरकार गिरने वाली है। उनके सारे अरमान आंसुओं में बह गए। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।